हेलो मित्रों, मैं नमस्कार करता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसकी स्त्री कैसी है। कहानी है धोखेबाज स्त्री की पहचान। चाणक्य नीति धोखेबाज स्त्री की पहचान पर आधारित। इसमें आप लोग जानेंगे कौन सी स्त्री धोखेबाज होती है। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना ताकि आप समझ पाए कि आप सब लोगों की स्त्रियां कैसी है। और जो पहली बार है वह मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम चाणक्य की नीतियों की गहरी समझ को देखेंगे जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। चाणक्य, जिनका दृष्टिकोण समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझने में असाधारण था, उन्होंने स्त्री के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वह स्त्री के स्वभाव को न केवल उसके रूप या संप्रेषण की शैली से आंकते थे, बल्कि उसके मानसिक और आंतरिक गुणों पर भी गहन ध्यान देते थे। चाणक्य ने अपनी नीतियों में न केवल पुरुषों के लिए बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए मार्गदर्शन दिया था। विशेष रूप से स्त्रियों के बारे में उन्होंने जो बातें कही वे आज भी उतनी ही मूल्यवान हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हर स्त्री का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ स्त्रियां केवल दिखावे के लिए होती हैं, जबकि कुछ स्त्रियां अपने असली चेहरे को छुपाकर अपने स्वार्थ और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। चाणक्य के अनुसार एक धोखेबाज स्त्री का चेहरा अक्सर सुंदर और मोहक होता है, लेकिन उसकी आत्मा में छल और धूर्तता की गहरी छाप होती है। वह अपनी मीठी वाणी और आकर्षक रूप के माध्यम से पुरुषों को धोखा देती है, लेकिन उसकी नीयत हमेशा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने की होती है। एक धोखेबाज स्त्री केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार, रिश्तों और समाज को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचकती। यहाँ पर चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि धोखेबाज स्त्रियों की पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन यह निहित है कि वे कभी न कभी अपनी असलियत दिखाती हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों में ये बताया है कि पुरुषों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और केवल स्त्री के बाहरी रूप या उसकी मीठी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे स्त्री की आंतरिक प्रवृत्तियों और उसकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। चाणक्य के अनुसार धोखेबाज स्त्रियां पुरुषों को उनके आत्मसम्मान, उनकी पहचान और उनके स्वाभिमान से दूर कर देती हैं। वे पुरुषों को इस प्रकार अपने मोह में बांध लेती हैं कि वे अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी पहचान को भूल जाते हैं। इसके बाद जब वह स्त्री अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेती है तो वह उस पुरुष को छोड़ देती है और उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से नष्ट कर देती है। आचार्य चाणक्य ने यही सिखाया था कि स्त्री के रूप या उसके बाहरी आकर्षण से अधिक महत्वपूर्ण उसकी बुद्धि और आचरण को समझना है। एक स्त्री की वास्तविक पहचान उसकी नीयत, उसके कार्यों और उसकी मानसिकता में ही छिपी होती है, न कि केवल उसके शब्दों में। चाणक्य ने ये भी कहा था कि पुरुषों को केवल अच्छे और सुंदर रूप के कारण स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्त्री के आंतरिक स्वभाव को पहचानने की आवश्यकता है। चाणक्य के अनुसार हर स्त्री का दिल और दिमाग अलग अलग हो सकता है। कुछ स्त्रियां तो अपनी सुंदरता, प्रेम और लुभावनी बातों के कारण पुरुषों को फंसा देती हैं, लेकिन अंत में वही स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। चाणक्य ने इस प्रकार की स्त्रियों को समाज के लिए खतरनाक माना था, क्योंकि वे केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देती हैं और उनसे उनके सबसे कीमती चीजें, आत्मसम्मान, परिवार और धन छीन लेती हैं। ये कहानी उस समय की नहीं है जब चाणक्य ने यह नीतियां लिखी, बल्कि यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज के युग में जहां रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं और लोग सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और अन्य मंचों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहां धोखेबाज स्त्रियां और पुरुष दोनों अधिक चालाक हो गए हैं। वह अब केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी चालाकियों से दूसरों को फंसाते हैं। आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां दी हैं, वे केवल स्त्रियों की पहचान करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सत्य, न्याय और स्वार्थ की सीमाओं को समझने के लिए भी हैं।
उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि व्यक्ति को हमेशा अपनी आंखें और बुद्धि दोनों को खोलकर देखना चाहिए, ताकि वह किसी भी प्रकार के धोखे से बच सके। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह समझाया कि धोखेबाज स्त्रियां अंततः वह स्त्री नहीं होती जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। वह स्त्रियां केवल अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता देती हैं और किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होता। इन स्त्रियों के लिए केवल उनकी इच्छाएं और उनका स्वार्थ महत्वपूर्ण होते हैं और वे इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आचार्य चाणक्य ने समाज के हर व्यक्ति को सतर्क रहने की सलाह दी थी, ताकि वह ऐसी स्त्रियों से बच सके। उनके अनुसार पुरुषों को केवल उनके रूप और बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि उनके आचरण और उनके चरित्र से परखना चाहिए। यही वह मार्गदर्शन है जो हमें आज भी आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए, ताकि हम किसी धोखेबाज स्त्री की पहचान कर सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अर्जव का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख प्राप्त की थी। कावेरी के धोखे ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसने चाणक्य नीति का अध्ययन करना शुरू किया और उसमें उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध हुआ। उसने समझा कि जीवन में विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को परखने की क्षमता होनी चाहिए। चाणक्य नीति में वर्णित स्त्रियों के लक्षणों को पढ़कर उसने जाना कि कैसे कुछ स्त्रियां केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाती हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे उस संबंध को तोड़ देती हैं। अर्जव ने अपने जीवन को फिर से संवारने का निर्णय लिया और उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, ताकि वे भी ऐसे धोखे से बच सकें। चाणक्य नीति के अनुसार धोखेबाज स्त्रियों की पहचान के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। ऐसी स्त्रियां जो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचती हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती, वे स्वार्थी होती हैं। जो स्त्रियां अपने पति या प्रेमी का अपमान करती हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, वे भी धोखेबाज हो सकती हैं। जो स्त्रियां अपने शरीर सौंदर्य का उपयोग करके पुरुषों को आकर्षित करती हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका उपयोग करती हैं, वे भी धोखेबाज होती है। चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि जो स्त्रियां अपने पति या प्रेमी के साथ समय बिताने में रुचि नहीं लेती और हमेशा बाहर जाने के बहाने ढूंढती हैं, वे भी धोखेबाज हो सकती हैं। अर्जव ने इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाया और उसने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने जाना कि किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह एक सफल व्यक्ति बन चुका था, जो दूसरों को भी जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। धोखा एक ऐसा शब्द है जो आत्मा के सबसे कोमल हिस्से को बिना छुए उसे लहूलुहान कर देता है, और यदि यह धोखा उस व्यक्ति से मिले जिस पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया हो तो ये घाव जीवन भर रिश्ता रहता है और जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है। अर्जव के जीवन में जब कावेरी आई थी तब वह एक सीधा, सच्चा और भोला युवक था जो अपने सपनों को लेकर गंभीर था, लेकिन कावेरी के छल ने उसके जीवन को बिखेर दिया और उसने खुद को समेटने में वर्षों लगा दिए। ये कहानी उसी धोखे की है जो केवल अर्जव के साथ नहीं बल्कि समाज के हर उस पुरुष के साथ होता है जो भावनाओं में बहकर स्त्री के उस रूप को नहीं पहचान पाता जो केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाती और तोड़ती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री की वाणी मधुर हो सकती है, लेकिन यदि उसके कर्म विष से भरे हो तो वह केवल विनाश का कारण बनती है। चाणक्य ने ऐसे कई लक्षण बताए हैं जिससे किसी स्त्री के वास्तविक स्वभाव को समझा जा सकता है और यही लक्षण अर्जव ने अपने जीवन के अनुभव से सीखे। अर्जव का जीवन एक साधारण ब्राह्मण परिवार में बीता। उसकी परवरिश सच्चाई पर आधारित थी। उसे सिखाया गया था कि जीवन में ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया केवल ईमानदारी से नहीं चलती। कई बार छल कपट को भी समझना पड़ता है ताकि हम खुद को उस पीड़ा से बचा सके जो दूसरों के छल से मिलती है। कावेरी की सुंदरता ने अर्जव को मोहित किया था। वह केवल उसकी बाहरी सुंदरता में खो गया और उसके भीतर छुपे विषैले स्वभाव को समझ नहीं पाया। कावेरी की बातों में एक ऐसा आकर्षण था जो अर्जव जैसे सीधे युवक को बांधने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह केवल उसके महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी है। वह उसे केवल इसलिए चाहती थी क्योंकि वह अपने सपनों को अर्जव की मासूमियत के सहारे पूरा करना चाहती थी। धीरे धीरे कावेरी ने अर्जव के जीवन में अधिकार जमा लिया। वह उसके सारे फैसलों में शामिल हो गई। उसने
उसे अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया और अर्जव भी यह समझ नहीं पाया कि यह प्रेम नहीं बल्कि नियंत्रण है। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्त्री तुम्हारे आत्मसम्मान को दबाकर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती है वह कभी प्रेमिका नहीं हो सकती, वह केवल अवसरवादी होती है। और कावेरी उसी नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। उसके पास प्रेम के शब्द थे पर कर्म स्वार्थ से भरे थे। वह जब चाहती अर्जव से मधुरता से बात करती, जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता तो उपेक्षा कर देती। धीरे धीरे अर्जव के अपने मित्र उससे कटने लगे क्योंकि कावेरी चाहती थी कि अर्जव केवल उसी के घेरे में रहे, उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। अर्जव की मासूमियत उसे यह सोचने पर मजबूर करती रही कि शायद कावेरी का ऐसा व्यवहार केवल परिस्थितियों के कारण है, लेकिन असल में वह चाणक्य के बताए हुए उस स्त्री के स्वरूप की तरह थी जो केवल अपनी सुविधा देखती है और जब वह पूरी हो जाती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक दिन अर्जव ने कावेरी को किसी और पुरुष के साथ देखा, तब उसके होश उड़ गए। वह पूरी रात उस दृश्य को नहीं भूला पाया और जब उसने प्रश्न किया तो कावेरी ने उसे उल्टा दोषी ठहरा दिया। यही वह क्षण था जब अर्जव ने पहली बार चाणक्य नीति को समझने की ठानी। उसने ग्रंथ खोले और पंक्तियों में वह स्पष्ट रूप से लिखा पाया कि स्त्री की मधुर वाणी पर मत जाओ, यदि उसके कर्मों में छल हो तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विनाश बन सकती है। अर्जव को वह बात अब समझ आ रही थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, उसके अपने उसे दोषी मानने लगे थे। कावेरी ने अपनी चालाकी से सारी दुनिया के सामने अर्जव को ही गलत सिद्ध कर दिया था। चाणक्य ने कहा है कि जो स्त्री झूठ को सच की तरह बोल सकती है और समाज को भ्रमित कर सकती है वह विनाश का कारण होती है, लेकिन दुर्भाग्य से समाज अक्सर पुरुष को दोषी मानता है क्योंकि वह भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। अर्जव को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नीतियों को पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को बदलने की कसम खाई। वह जान गया कि केवल भावनाओं से जीवन नहीं चलता, उसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है। उसने अपने भीतर के दैक को अपनी शक्ति में बदलने का निश्चय किया और नीतियों को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह समाज में घूमने लगा और दूसरों को अपने अनुभवों से सीख देने लगा। लोग उसकी बातें सुनकर चौंकते थे कि एक युवक जो खुद टूट चुका था वह दूसरों को इतनी गहराई से जीवन की बातें कैसे समझा सकता है, लेकिन यह संभव था क्योंकि उसके घावों ने उसे मजबूत बना दिया था और चाणक्य नीति ने उसे जीवन का मार्गदर्शक बना दिया था। उसने सिखाया कि धोखेबाज स्त्री केवल शरीर से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी चोट करती है और यदि समय रहते उसे पहचाना न जाए तो वह जीवन की नींव को ही हिला देती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अधिक प्रश्न करती है लेकिन स्वयं को किसी प्रश्न के उत्तर से परे समझती है वह धोखेबाज होती है। जो स्त्री अपने पति या प्रेमी को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझती है उसमें दम होता है और वह लंबे समय तक संबंध निभा नहीं सकती। जो स्त्री दिखावे के लिए भावनाएं जताती है लेकिन जब जरूरत हो तब पीछे हट जाती है वह अवसरवादी होती है। अर्जव ने इन बातों को अपने जीवन में न केवल पहचाना बल्कि अब वह दूसरों को भी इन नीतियों का बोध कराता था। कावेरी अब कहीं और जा चुकी थी लेकिन उसका प्रभाव अर्जव के जीवन में हमेशा के लिए एक सबक बन गया था। वह अब किसी स्त्री की केवल सुंदरता से आकर्षित नहीं होता बल्कि उसके व्यवहार, उसके कर्म और उसकी नीयत को पहले परखता था। वह अब विवेक के साथ निर्णय लेता और जब कोई युवक उसके पास अपने टूटे हुए दिल के साथ आता तो वह उसे वही नीति समझाता जो उसने चाणक्य से सीखी थी कि संबंध केवल सुंदर शब्दों और मुस्कान से नहीं निपटे, उनमें सच्चाई, त्याग और समर्पण चाहिए। और जो स्त्री केवल अपने लाभ के लिए साथ निभाती है वह किसी की नहीं होती, वह केवल अपने अवसरों की दासी होती है और एक दिन वह उसी अवसर में खो जाती है। उस गांव की हवाएं भी एक अलग किस्म की थी, जैसे समय की चाल वहां रुकी हुई हो। चारों ओर हरियाली थी लेकिन मनुष्यों के भीतर एक अदृश्य अंधकार पलता था। गांव का नाम था विश्रामपुर। नाम भले ही शांति का प्रतीक हो पर वहां के कई जीवन संघर्ष की चट्टानों से टकरा कर थक चुके थे। उसी गांव में जन्म हुआ एक साधारण पर अत्यंत बुद्धिमान युवक का, जिसका नाम था अच्युत। उसके पिता एक साधु स्वभाव के किसान थे और मां अत्यंत संयमित, धार्मिक और सहनशील स्त्री। अच्युत बचपन से ही तीव्र बुद्धि का था। वह चाणक्य नीति में विशेष रुचि रखता था क्योंकि उसके दादाजी उसे अक्सर चाणक्य के श्लोक सुनाया करते थे। दादाजी कहा करते, बेटा, जीवन में बुद्धिमत्ता और अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति होती है। किसी व्यक्ति का बाह्य रूप, उसकी कोमल वाणी या मधुर मुस्कान पर मत जाना।
भीतर की आग और विष को पहचानना सीखो। अच्युत की आंखों में एक बार बचपन में ही वह दृश्य समा गया था जब एक सुंदर स्त्री ने गांव के सबसे अमीर व्यापारी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश कर दिया था। उस व्यापारी का नाम था धर्मदास। उस समय अच्युत मात्र 11 वर्ष का था, लेकिन उसकी स्मृति में वह स्त्री की झूठी हंसी, उसकी मीठी बातें और धर्मदास की आंखों में उतरता अंधकार स्थायी रूप से बैठ गया था। वह स्त्री जो स्वयं को पार्वती कहती थी, गांव में आई थी जैसे कोई देवी उतर आई हो। उसके सौंदर्य और बोलने के ढंग ने सारे गांव को मोह लिया था। वह महिलाओं को धार्मिक प्रवचन देती, बच्चों को कहानी सुनाती और पुरुषों से अत्यंत मधुर स्वर में व्यवहार करती। सबने मान लिया था कि वह देवी स्वरूपा है, पर धीरे धीरे वह धर्मदास के घर में स्थायी हो गई। और फिर एक दिन जब धर्मदास का सारा धन समाप्त हो गया, उसकी दुकानें लुट गईं और घर नीलाम हुआ, तब पार्वती कहीं गायब हो गई जैसे वह कोई मृगतृष्णा हो। धर्मदास पागल हो गया। वह चिल्लाता फिरता, वो पार्वती नहीं थी, वह काल थी, वो नागिन थी जो मेरी आत्मा चूस गई। गांव वालों को तब जाकर समझ आया कि जो आंखों को दिखे वो सत्य नहीं होता, जो मन को भाए वो पुण्य नहीं होता। उस दिन के बाद अच्युत ने ठान लिया था कि वह चाणक्य नीति को पढ़ेगा, उसका मर्म समझेगा और समाज को उस छल कपट से बचाएगा जो सुंदरता और मीठे बोलों की ओट में छिपा होता है। समय बीतता गया। अच्युत अब युवा हो चुका था। शिक्षा में उसकी गहरी पकड़ थी, लेकिन समाज ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह लोगों से मिलते हुए उनके भाव पढ़ता, उनकी चाल समझता और मन की परतों को पहचान लेता। उसने अनुभव से जाना कि चाणक्य ने सही ही कहा था, स्त्री यदि छलिया हो तो उससे बड़ा विनाशक कोई नहीं होता। अच्युत को अब समाज सेवा का जुनून चढ़ा था। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाता कि किस प्रकार एक पुरुष को भावनात्मक रूप से फंसाकर उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और आत्मबल छीन लिया जाता है। वह ऐसे स्त्रियों की पहचान के लिए चाणक्य नीति के श्लोकों को सरल भाषा में बताता और उदाहरणों से स्पष्ट करता। एक दिन उसकी मुलाकात हुई वसुधा नाम की एक स्त्री से। वसुधा अत्यंत सुंदर थी, उसके पास शब्दों का जादू था। वह एक शिक्षिका के रूप में गांव में आई थी, लेकिन अच्युत को उसकी आंखों की बेचैनी ने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसने वसुधा से बात करना शुरू किया। उसके प्रश्नों का ढंग, उसकी हंसी का अंतराल और दूसरों की बातों पर उसकी प्रतिक्रिया, अच्युत ने सब पर ध्यान दिया। कुछ ही हफ्तों में वह समझ गया कि वसुधा वही पार्वती है जो नाम बदलकर अब दूसरों के जीवन में प्रवेश करना चाहती है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और वसुधा के पुराने कारनामों के प्रमाण प्रस्तुत किए। वसुधा भाग गई, पर जाते जाते वह चिल्लाई, तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा अच्युत? मुझ जैसी स्त्रियां हर रूप में आती हैं, कभी मोहिनी, कभी देवी, कभी सहारा बनकर। अच्युत ने तब गांव के मंदिर में खड़े होकर वह वचन दिया, जब तक इस धरती पर एक भी मासूम पुरुष स्त्री की माया में बर्बाद होता रहेगा, मैं चाणक्य की नीति को जीवित रखूंगा। मैं हर उस स्त्री के स्वरूप को उजागर करूंगा जो छल की मूर्ति बन चुकी हो। वर्षों बीत गए। अच्युत अब चाणक्य नीति का प्रणेता बन चुका था। उसने ग्रंथों के माध्यम से पूरे देश में इस विषय पर शिक्षा दी। उसने स्त्री को देवी का दर्जा भी दिया, पर साथ ही यह भी सिखाया कि हर स्त्री देवी नहीं होती, कुछ राक्षसी भी होती हैं। अंततः उसकी कहानी एक यथार्थ बन गई जब एक व्यक्ति ने उससे कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बचाई। एक स्त्री ने मेरी संपत्ति और जीवन छीनने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आपकी नीति ने मुझे बचा लिया। अच्युत मुस्कुराया। वह जानता था कि चाणक्य के शब्द समय से परे हैं और उनका उद्देश्य केवल सत्ता या राजनीति नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना भी है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि अब आरंभ होता है वह भाग जिसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे चाणक्य नीति के वे सूत्र जो आपको धोखेबाज स्त्री की पहचान कराने में सक्षम होंगे।
उसके चेहरे पर सजावटी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में छिपा विष किसी भी सर्प से अधिक घातक था। वह बोलती थी तो सामने वाले के आत्मा तक को मोहित कर लेती थी, परंतु उस मोह में भरा होता था एक खतरनाक जाल। वह प्रेम की बात करती थी, लेकिन उसका प्रेम केवल अवसरवादी था। जिस स्त्री के मन में छल की भावना हो और जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संबंध बनाती हो, उसे पहचानना कठिन होता है। परंतु चाणक्य नीति में ऐसी स्त्रियों के कई लक्षण बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम उनके छल को पहचान सकते हैं। ऐसी स्त्री जब आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वह पहले आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसके लिए सबसे विशेष हैं। वह हर बात में आपकी प्रशंसा करती है, आपके कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके जैसा पुरुष कोई दूसरा नहीं हो सकता। वह स्त्री आपके जीवन के हर पहलू में घुसने की कोशिश करती है, आपके परिवार से लेकर आपके मित्रों तक में अपनी जगह बनाने लगती है, और जब आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेते हैं तब धीरे धीरे वह अपना असली रूप दिखाना आरंभ करती है। वह आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगती है, आपके मित्रों से दूरी बढ़ाने लगती है और आपको इस भ्रम में रखती है कि यह सब वह आपके भले के लिए कर रही है। अब यहाँ चाणक्य नीति की पहली गुप्त बात समझनी चाहिए। 1. जो स्त्री बिना कारण बार बार आपके कार्यों की प्रशंसा करती है उसकी नियत पर संदेह करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक प्रशंसा करने वाला सदा कपटी होता है। ऐसा व्यक्ति अथवा स्त्री अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मीठे शब्दों का जाल बुनती है, और एक बार जब आप उस जाल में फंस जाते हैं तो वह धीरे धीरे आपके जीवन की स्वतंत्रता छीन लेती है। 2. जो स्त्री बार बार अपने पूर्व संबंधों की चर्चा करती है वह विश्वसनीय नहीं होती। चाणक्य नीति में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो स्त्री अपने पूर्व प्रेमियों के बारे में खुलकर बातें करती है वह केवल अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखा रही होती है, या फिर वह आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास कर रही होती है। 3. स्त्री जो दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाए उसका उद्देश्य केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री बार बार सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करती है या आपका मजाक बनाती है तो वह आपके आत्मबल को गिराने का कार्य कर रही है ताकि आप मानसिक रूप से उसके ऊपर निर्भर हो जाएं। 4. जो स्त्री हर समय आपको उपहार देकर या भावनात्मक बातें करके वश में रखने का प्रयास करे वह कपटी होती है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक भावुकता और उपहारों का खेल किसी स्वार्थ के लिए खेला जाता है। ऐसी स्त्रियां जब चाहे तब आपके विरुद्ध भी उन्हीं हथियारों का उपयोग करती हैं। 5. जो स्त्री हर पुरुष को आकर्षित करने का प्रयास करती है उसका हृदय स्थिर नहीं होता। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्त्रियां जिनकी दृष्टि हर पुरुष में एक संभावित अवसर खोजती है वह न तो निष्ठावान होती है और न ही प्रेम में सच्ची होती है। 6. जो स्त्री अपने परिवार से द्वेष रखती हो और बार बार अपने माता पिता या भाई बहनों की निंदा करे वह अपने साथी से भी निष्ठावान नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने ही रक्त संबंधों के प्रति आदर नहीं रखती वह जीवन में किसी से भी सच्चा संबंध नहीं निभा सकती। 7. स्त्री जो आवश्यकता पड़ने पर अचानक से कठोर या भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है वह केवल आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना चाहती है। चाणक्य कहते हैं कि भावनात्मक दूरी का ये खेल दरअसल मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की रणनीति होती है जिससे पुरुष स्त्री के इशारे पर चलने लगे। 8. जो स्त्री आपको अपने परिवार से अलग करने का प्रयास करे उसका उद्देश्य है आपको पूरी तरह अपने वश में करना। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री आपके परिवार के विरुद्ध बात करती है या उनके साथ आपके संबंध बिगाड़ने का प्रयास करती है तो वह आपके जीवन को विभाजित करने की दिशा में कार्य कर रही है। 9. जो स्त्री आपको बार बार त्याग देने की धमकी दे या रिश्ते को समाप्त करने की बात करती रहे वह स्थिर स्वभाव की नहीं होती। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो स्त्री हर बार लड़ाई के बाद रिश्ता तोड़ने की बात करती है वह केवल आपको मानसिक रूप से दबाने का प्रयास कर रही होती है। 10. जो स्त्री केवल आपके धन, पद या रूप में रुचि दिखाए वह सच्चे प्रेम में नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से केवल उसकी संपत्ति या सामाजिक स्थिति के कारण संबंध बनाती है तो वह संबंध सती होता है और किसी भी संकट के समय टूट सकता है। 11.
जो स्त्री दूसरों की स्त्रियों की निंदा करती हो वह स्वयं भी दोषपूर्ण चरित्र की होती है। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्त्री हमेशा अन्य स्त्रियों की बुराई करती है वह स्वयं किसी न किसी हीन भावना से ग्रस्त होती है और इस कारण वह दूसरों को गिराने का प्रयास करती है। 12. जो स्त्री आपको अपने निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य करे वह आपका सम्मान नहीं करती। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जब कोई स्त्री आपके निर्णयों को तुच्छ मानती है और बार बार आपको अपने अनुसार चलने को विवश करती है तो वह आपके आत्मसम्मान को नष्ट करने का प्रयास कर रही होती है। इन नीतियों के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के व्यवहार को गहराई से समझे तो वह बहुत आसानी से यह जान सकता है कि वह स्त्री सच्ची है या कपटी, क्योंकि कपट भले ही शब्दों से ढका हो परंतु उसकी सच्चाई व्यवहार में उजागर हो ही जाती है। अब इन 12 गुप्त लक्षणों के आधार पर मुख्य कथा आगे विस्तृत होगी, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन में एक कपटी स्त्री कैसे आई, उसने क्या क्या रूप दिखाए और अंत में चाणक्य की नीतियों ने उसे कैसे बचाया। यही इस कहानी की आत्मा होगी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट में अपनी भी राय दें और यह भी बताएं आप लोग कहां-कहां से देख रहे हैं।